नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है चल रहे हैं और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम आज की सारी शिफ्टों का हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम आपको आज की सारी शिफ्टों से पूछे गए 80 प्रश्न लेकर आए हैं और इन 80 प्रश्नों का हम 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पर जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जाए क्वेश्चन भेजते जाएं ताकि आगे बच्चों की मदद की जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाता है। ऑप्शन थे भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास जो होता है सूर्य किरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नेपाल। और इसके जो फैक्ट हैं, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों में से एक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ महिला एशियाई एथलीट कौन है। पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ महिला एशियाई एथलीट कौन है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, सारा अहमद। सारा अहमद को 2025 में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट एशियन फीमेल एथलीट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2024 में एशियन गेम्स में तेज दौड़ 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान को गौरवान्वित किया था। सारा अहमद पाकिस्तान की पहली महिला एथलीट हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। उन्होंने एशियाई गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। उन्हें पाकिस्तान में युवा एथलीट के लिए भी प्रेरणा माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो था कि नवंबर 2025 में आयोजित C14 सिटीज द्वारा संचालित C40 वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में आयोजित की गई थी। इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए हुए थे, लंदन, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील और बेली ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरेलिया ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका फैक्ट देख लेते हैं। 2025 में आयोजित C14 वर्ल्ड मेयर्स समिट की मेजबानी रियो डी जेनेरेलियो ने की थी। इस समिट का उद्देश्य शहरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास को मजबूत करना। इसमें दुनिया भर के मेयर और जलवायु विशेषज्ञ शामिल हुए। टिकाऊ शहर उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु समाधान पर चर्चा की गई। रियो पहले से ही C14 नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है, इसी कारण इसे होस्ट शहर चुना गया था। यह सम्मेलन 3 नवंबर 2025 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 3 से 5 नवंबर के बीच। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सम्मेलन कब हुआ था तो 3 नवंबर से 5 नवंबर 2025 के बीच में हुआ था और इसमें 100 से अधिक वैश्विक शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसे COP30 से पहले होने वाला एक महत्वपूर्ण प्री क्लाइमेट लीडरशिप इवेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था। तो इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन बड़े थे, देख लीजिए एक एक करके। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब जो था, सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता देने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में एक मानवीय सहायता ऑपरेशन के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पड़ोसी देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता, राहत सामग्री, मेडिकल सपोर्ट और बचाव दल भेजना था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत NDRF, वायुसेना और मेडिकल टीमें तैनात की। ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य लक्ष्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक तेजी से राहत पहुंचाना था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J विमान राहत सामग्रियों के लिए उपयोग किए गए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था
कि पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट कौन है। अभी महिला का पूछा गया था, आप सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए थे 4, तो इसका सही जवाब जो था वो अरशद नदीम था। अरशद नदीम। अरशद नदीम को 2025 में एशियन एथलीट्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट एशियन एथलीट्स बेस्ट मेल एथलीट ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन किया और 92.97 यानी कि 92.97 मीटर के थ्रो से नया रिकॉर्ड भी बनाया। यह उपलब्धि उन्हें पाकिस्तान और एशिया के शीर्ष एथलीटों में स्थापित करती है। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो भाला फेंक में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ओलंपिक में एशियाई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हें पाकिस्तान का पहला ओलंपिक मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो में माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए हुए थे, दोहा कतर, एथेन ग्रीस, काहिरा मिस्र और म्यूनिख जर्मनी। तो इसका सही जवाब जो था वो म्यूनिख जर्मनी था। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया। यह विश्व स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता थी जिसमें कई देशों के निशानेबाज ने भाग लिया। ठीक है, कई देशों के निशानेबाज ने भाग लेकर पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह इवेंट जो है ISSF द्वारा आयोजित किया जाता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और ओलंपिक कोटा विश्व रैंकिंग अनुभव बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। म्यूनिख जर्मनी में नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें विश्व भर के शीर्ष निशानेबाजों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 2028 ओलंपिक की तैयारी और रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके फैक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉर्ट गन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पुर्तगाल, हंगरी, अमेरिका, इटली और इनके शहरों के नाम भी दिए थे, लिस्बन और बुडापेस्ट, लॉस एंजल्स और रोम। तो इसका जो सही जवाब था रोम, इटली। ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में शॉटगन स्पर्धाओं का आयोजन रोम, इटली में किया गया। इस प्रतियोगिता में विश्व के शीर्ष शूटर ने भाग लेकर पदक और ओलंपिक कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे। इस इवेंट में ISSF द्वारा आयोजित किया जाता विश्व स्तरीय शूटिंग टूर्नामेंट है। और रोम, इटली में नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन आयोजित हुआ। इसमें 50 से अधिक देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट ओलंपिक कोटा और विश्व रैंकिंग के लिए निर्णायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये कथन और निष्कर्ष से था, कथन और कारण से, तो सर्टेन और किसी कारण से था। तो जिंक विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को हटा देता है। ठीक है, ये कथन है और इसका जो कारण है कि क्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन ये दिए हुए थे 4 की असर्टेन और रीजन दोनों सही हैं, गलत हैं। तो इसका जो सही जवाब है असर्टेन और रीजन दोनों सही हैं। रीजन असर्टेन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि जो कथन है, कथन जो है कथन कहता है, क्या कहता है कथन जिंक डिस्प्लेस कॉपर इन आ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट या अन्य कॉपर यौगिक में सल्फर को विस्थापित कर सकता है। उदाहरण देख लीजिए इसका। देखो ये जो जिंक और कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि CSO4 और ये जो एरो दिया हुआ है राइट एरो, ये ऐसे होता है, ऐसे ये, और उसके बाद इसका जब क्रिया कराएंगे इन दोनों का आपस में तो ZnSO4 बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, तो क्रियाशीलता में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर का अपने यौगिक से विस्थापित कर सकता है। और इसका जो फैक्ट है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को यौगिक से बाहर निकाल देती है। जिंक को क्रियाशीलता श्रृंखला में कॉपर से ऊपर रखा गया है। इस प्रकार आयरन FeCSO4 से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि आयरन भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कथन और
निष्कर्ष ये भी था कथन और कारण से, असर्टेन और रीजन से था ये कि सोडियम पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ये कथन है। और इसका कारण जो है, सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातु है। तो ऑप्शन थे कि मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं तथा रीजन सही व्याख्या करता है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन था कि असर्टेन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन असर्टेन से को सही व्याख्या नहीं करता है। असर्टेन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्टेन गलत है लेकिन रीजन सही है। ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका सही जवाब जो है, असर्टेन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन असर्टेन की सही व्याख्या करता है। देखो, सोडियम पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, ये एरो रहेगा ये वाला, और 2NaOH बन जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, और ये जो अपर हुआ है ये एरो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो क्षारीय धातु में सोडियम बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए यह पानी के साथ तुरंत और जोरदार प्रतिक्रिया करता है। सोडियम की पानी के साथ प्रतिक्रिया अत्यंत उत्सर्जक और तेज होती है। प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और क्षारीय धातु का हाइड्रोजन बनता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण, हेल्थ एंड वेलनेस सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? 4 ऑप्शन थे, मिशन शक्ति, प्रोजेक्टर नार्जर और महिला आरोग्य कक्ष और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका सही जवाब था वो महिला आरोग्यम कक्ष। तो महिला आरोग्यम कक्ष पहल महिलाओं के कार्यस्थल पर उनके स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल के तहत महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, योग और फिटनेस सुविधाएं तथा आवश्यक स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान की जाती है। यह पहल महिला कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। महिला आरोग्य कक्ष में नियमित हेल्थ चेकअप और परामर्श सुविधाएं शामिल हैं। यह पहल महिलाओं के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत करने पर केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं के कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इस प्रकार 4 ऑप्शन थे, ये अभी हमने इसको बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत ने कौन सा नया पूरी तरह से स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित और लॉन्च किया है जिसे 2025 के अंत तक वाणिज्यिक रूप से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है? तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोमाइसिन, ठीक है। यह पूरी तरह से भारत में विकसित या स्वदेशी एंटीबायोटिक है, ठीक है। और यह एंटीबायोटिक विशेष रूप से ऊपरी और निचली श्वसन तंत्र के संक्रमण के लिए प्रभावी है। भारत की दवा उद्योग में यह नई उपलब्धि है। देश की एंटीबायोटिक अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर पोषण और फिटनेस सुविधा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन थे महिला आरोग्यम कक्ष, पोषण शक्ति, प्रोजेक्ट नर्चल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका सही जवाब जो है कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर पोषण और फिटनेस की सुविधा देने के लिए जो है पोषण शक्ति शुरू की गई। पोषण शक्ति, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो पोषण शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर उचित पोषण, स्वास्थ्य, फिटनेस संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत हेल्थ चेकअप, फिटनेस प्रोग्राम और पोषण परामर्श शामिल हैं। यह पहल महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, आहार और व्यायाम कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की ऊर्जा और कार्यक्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत ने किस नए पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन का विकास किया है जिसे 2025 के अंत तक आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है या योजना है? तो ये जो वैक्सीन है
वैक्सीन है राजीवैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राजीवैक्स। राजीवैक्स वैक्सीन जो है पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। ये 2025 के अंत तक आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। राजीवैक्स भारत में पूरी तरह से विकसित एक स्वदेशी वैक्सीन है। इसे भारत से विशेष रूप से वायरल संक्रमणों से सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया है। 2025 के अंत तक इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की योजना है। राजीवैक्स भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। पहला है, ठीक है, पहला पूरी तरह से स्वदेशी विकसित वैक्सीन प्रोजेक्ट है। यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी होने के लिए कई चरणों की क्लिनिकल ट्रायल से गुजरी है। इस वैक्सीन का उद्देश्य भारत में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जुलाई 2025 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन बना? हु वाज द वर्ल्ड बेस्ट चेस प्लेयर टिल जुलाई 2025? इस प्रकार के चार ऑप्शन थे। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं। लंबे समय तक विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर रहे। जुलाई 2025 में भी वे शतरंज में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कई बार खिताब जीते और शतरंज के खेल में उनके योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। मैग्नस कार्लसन ने 13 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। उन्होंने 2013 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती और कई बार इसे बराबर रखा। उनकी उच्चतम फाइट रेटिंग 2882 रही, जो अब तक की सबसे ऊंची रेटिंग में से एक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत ने कौन सा नया पूरी तरह से स्वदेशी दवा फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में विकसित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण से लड़ना है? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेपिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसका भी हमने थोड़ा देर पहले डिटेल में सोल्यूशन दिया था। वो क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया था और दूसरी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया। ठीक है, तो यह एक नई पूरी तरह से स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक दवा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया संक्रमण से लड़ना है। इसे भारत में शोध एवं विकास द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, सेम है जब हमने बताया था, बस क्वेश्चन मतलब पूछने का तरीका बदल दिया गया था बस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक विश्व में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे? हु वाज द यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर टिल जुलाई 2025? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर प्रगन आनंद। आर प्रगना आनंद ने केवल 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। यह उपलब्धि उन्हें भारत और विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टरों में शामिल करती है। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और प्रग आनंद 2005 में जन्मे थे। उन्होंने 2018 में ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त किया। वे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर रिकॉर्डधारी भी हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जुलाई 2025 तक भारत का दूसरा सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाला शतरंज खिलाड़ी कौन था? मतलब कि यदि किसी सीट में एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अगले सीट में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदल दिया जाता है बस। अभी इससे पहले शतरंज का, उससे पहले वो वैक्सीन वाला, सारे क्वेश्चन जो हैं सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा बदला हुआ है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा है बस। तो जुलाई 2025 तक भारत का दूसरा सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाला शतरंज खिलाड़ी जो है वो हैं डी गुकेश। डी गुकेश बहुत कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त किया और भारत के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई जीत हासिल की। जुलाई 2025 तक वे भारत के युवा प्रभावशाली ग्रैंड मास्टर में गिने जाते हैं। इसके तथ्य जो हैं, डी मुकेश ने 14 साल की उम्र में
ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त किया। वे प्रग आनंद के बाद भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने कई ऑनलाइन और ऑफलाइन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये केमिस्ट्री से था कि मैग्नीशियम Mg और एसिटिक एसिड CH3COOH की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। ये इसका जो है रिएक्शन है Mg की जब क्रिया कराएंगे हम CH3COOH से तो बनेगा MgCH3COO का होल ट्वाइस प्लस जो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा ये। तो प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वी नारायण हैं एक शैक्षिक योग्यता के अनुसार, वी नारायण के शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें एमटेक और PhD किस विषय में किया। वी नारायण एक शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्होंने एमटेक और PhD किस विषय में किया, देख लीजिए। विषय पूछ रहा है किस विषय में PhD किया। तो ये वी नारायण जो हैं उन्होंने PhD जो किया था वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग से किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो उन्होंने कहाँ से किया था, तो उन्होंने IIT खड़गपुर से एमटेक। हैदराबाद के पास 2025 में सिगाची इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद कितने लोगों की मृत्यु हुई, देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के। तो जो डेथ हुई थी वो लगभग 17 लोगों की हुई थी। ये हादसा जो है 30 जून 2025 को हुए विस्फोट में 17 कर्मचारियों की मौत हुई और कई घायल हुए। यह हादसा फैक्ट्री की सुरक्षा मानकों में कमी और विस्फोटक सामग्री के असावधानीपूर्ण भंडारण के कारण हुआ। हादसे के बाद फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद किया गया और जांच शुरू की गई। इसके तथ्य कुछ हैं ये कि विस्फोट पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए गंभीर चेतावनी था। कई घायल कर्मचारियों के पास के अस्पतालों में भर्ती किया गया। घटना ने राज्य और केंद्र सरकारों को सुरक्षा नियम कड़े करने पर मजबूर किया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी केमिस्ट्री से था कि मतलब कि हर एक शिफ्ट में जो है शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो केमिस्ट्री क्वेश्चन है तो तीनों शिफ्ट में केमिस्ट्री के आए, फिजिक्स के तीनों शिफ्ट में फिजिक्स के आए। हर टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जिंक जो है जिंक और सेट्रिक एसिड C6H8O7 की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, ठीक है। तो विच प्रोडक्ट व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सेट्रिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक साइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। धातु प्लस कार्बनिक अम्ल, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये इसकी प्रतिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था सेम क्वेश्चन भी पूछा गया था, दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। सिगाजी इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री किस प्रकार के उत्पादन के लिए जानी जाती थी, देख लीजिए। वहाँ पर विस्फोट पूछा गया, अब यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार से। तो ये जो फैक्ट्री ऑप्शन थे इसमें दवाओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, खाद्य उत्पाद के लिए या ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। तो इसका सही जवाब है दवाओं के रसायन के लिए। सिगाजी इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से माइक्रोक्रिस्टलाइन यानी कि सिगाजी इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से माइक्रोक्रिस्टलाइन सिलोज MCC और अन्य रासायनिक उत्पाद बनाती थी। MCC का उपयोग दवाओं, खाद्य और अन्य उद्योगों में भराव और स्थिरीकरण के लिए किया जाता था। यह है फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रभावित हुई और सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हुई। भारत सरकार ने 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में वी नारायण को नियुक्त किया। यह नियुक्ति किस तारीख से प्रभावी हुई, देख लीजिए। सेम क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दूसरा ऐसा कुछ है। तो भारत सरकार ने 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में वी नारायण को जो नियुक्त किया है उनका पदभार जो है वो शुरू होगा, कब से शुरू होगा, 14 जनवरी 2025 से शुरू होगा।
आधिकारिक आदेश के अनुसार 7 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया और उन्हें 14 जनवरी 2025 से इसरो का अध्यक्ष तथा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव के पदभार संभाला। ठीक है उन्होंने। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रदरफोर्ड ने किस प्रयोग से परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, गोल्ड फायर प्रयोग में अल्फा कण सोने की पतली परत पर फेंके गए। अधिकांश कण सीधे कुछ छोटे छोटे नाभिक की खोजी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं ना, हमें पता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग जलने पर हल्का पॉप ध्वनि देता है? ध्वनि और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा गैस का प्रयोग जलने पर हल्का पॉप ध्वनि देता है? तो ऑप्शन थे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जलन योग्य गैस है, जलने पर हल्का पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए डेटा गोपनीयता कानून का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डेटा प्रिवेसी रूल्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसके ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, ये 3 ये थे और एक ऊपर था, अभी देखा था हमने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP रूल 2025। भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP रूल 2025 अधिसूचित किए। यह नियम व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और संरक्षण के लिए निर्देशित प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के भागीदार राज्य कौन से हैं? राज्यों के नाम पूछ रहा है। व्हाट इज स्टेट आर पार्टिसिपेटिंग इन द 44th इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? तो ये ऑप्शन थे बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मतलब कि समूह पूछ रहा है। इसका सही जवाब जो है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हैं। तो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला विभिन्न राज्यों के उद्योगों और व्यापारियों को एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष मेले के भागीदार राज्य बिहार हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। 4 राज्य हैं। उद्योग, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं NSA स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं NSA स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? करंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। वेयर इज द 7th NSA लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? तो कोलंबो श्रीलंका, नई दिल्ली भारत, बेंगलुरु भारत, दिल्ली और कोलंबो संयुक्त रूप से। तो ये 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब जो है नई दिल्ली भारत में आयोजित होगी। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एशियन देशों के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भाग लेते हैं। 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉलमार्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज द अपॉइंटेड द न्यू CEO ऑफ वॉलमार्ट रिप्लेसिंग डॉग MC मिलियन? इनके स्थान पाएंगे तो डॉग मैकलिन, जॉन फार्नर, रिचर्ड ब्रैनसन और सचिन बंसल। ये ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही जवाब है जॉन फार्नल। वॉलमार्ट ने डॉग MC मिलियन की जगह जॉन फार्नल को नया CEO नियुक्त किया। जॉन फार्नल इससे पहले वॉलमार्ट US ऑपरेशंस के प्रमुख थे। उनका अनुभव रिटेल उद्योगों और डिजिटल कारोबार में वॉलमार्ट के नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। होर्मुज जल डमरू मध्य तलारा नामक तेल टैंकर को किसने जब्त किया? अमेरिका, ईरान, USA, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब जो है वो ईरान है। ईरान ने तराला नामक तेल टैंकर को
होर्मुज स्ट्रेट में जब्त किया। होर्मुज जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो तेल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यह घटना क्षेत्रीय भूमि राजनीतिक और तेल बाजार के लिए संवेदनशील मानी जाती है। अगला क्वेश्चन था भारत के आईओसी मतलब आईओसीएल और बीपीसीएल और एपीसीएल ने किसके लिए पहला दीर्घकालिक समझौता किया? तो IOC, BPCL and HPCL having signed the first long-term agreement to import। तो इसका सही जवाब रूस LPG या फिर अमेरिका LPG, कतर LNG या ईरान LPG। तो इसका सही जवाब है अमेरिका LPG, US LPG। IOC, BPCL और HPCL ने US LPG आयात के लिए पहला दीर्घकालिक समझौता किया। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी। यह कदम घरेलू ईंधन आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन था कि CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का 30वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 13th एडिशन ऑफ द CII पार्टनरशिप समिट 2025 हेल्ड? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। CII पार्टनरशिप समिट 2025 का 30वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन उद्योग और सरकार के बीच सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लिपकार्ट ने 1000 से कम कीमत वाले उत्पादों के लिए किस मॉडल की शुरुआत की? What model has Flipkart launched the product price below 1000? तो शून्य कमीशन मॉडल, कैश ऑन डिलीवरी मॉडल, प्रीमियम सदस्यता मॉडल या फ्लैश सेल मॉडल? तो इसका सही जवाब जो है वो शून्य कमीशन मॉडल। फ्लिपकार्ट ने 1000 से कम कीमत वाले उत्पादों पर शून्य कमीशन मॉडल शुरू किया। इसका उद्देश्य छोटे विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना और ग्राहक के लिए कीमतें कम रखना। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अधिक प्रतिस्पर्धा और बाजार पर विस्तार होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नासा का मंगल मिशन एस्केपेड किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? विच रॉकेट लॉन्च नासा मार्स मिशन एस्केप्ड? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन। नासा का मंगल मिशन जो है ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और यह मिशन मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करेगा। यह निजी और सरकारी अंतरिक्ष सहयोग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग हिमालय में किस ऊंचाई पर मोनोरेला परिवहन प्रणाली तैनात की? 1200 फीट, 12,000 फीट, 14,000 फीट, 16,000 फीट या फिर 18,000 फीट? तो इसका सही जवाब है 16,000 फीट। भारतीय सेना ने कामेंग हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी मोनोरेल परिवहन प्रणाली तैनात की। इसका उद्देश्य उच्च एल्टीट्यूड इलाकों में सैनिक और आपूर्ति सुरक्षित और तेज परिवहन सुनिश्चित करना। यह तकनीक कठिन पहाड़ियों परिस्थितियों में उपयोग साबित होंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, व्हाट इज इंडियन प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन ग्रोथ रेट बाय इन 2025? 0.8%, 1.4%, 2%, 2.5%? तो इसका सही जवाब 1.4%। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार भारत की कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर 1.4% अनुमानित है। यह वैश्विक जलवायु साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। भारत की ऊर्जा नीति नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने से यह दर नियंत्रित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2025 का जमानलाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक श्रेणी में किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब जो है
हु वाज awarded the Jawaharlal Bazar Award 2025 in the creative work category? ऑप्शन थे हसमुख बाबू भाई पटेल, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा या नंदिनी देसाई। तो इसका सही जवाब है हसमुख बाबू भाई पटेल। जवाहरलाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक श्रेणी में हसमुख बाबू भाई पटेल को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार समाज में योगदान और नवाचार के लिए दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य प्रेरक व्यक्तियों को सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाल ही में किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया? गुजरात का अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, मथुरा का ठाकुर जी जरी पोशाक, कोलकाता की मिठाई, पंजाब की फल। तो इसका सही जवाब है गुजरात का अंबाजी सफ़ेद संगमरमर। जीआई टैग जो है, जीआई टैग उत्पादन की विशिष्ट भौगोलिक पहचान को मान्यता देता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। गुजरात के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर के हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। यह उच्च उत्पादन गुणवत्ता और विशिष्ट खनिज संरचना के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मथुरा के ठाकुर जी की जारी पोशाक को किस टैग से सम्मानित किया गया? टैग से दो तीन, हाँ मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टैग से क्वेश्चन एक है, दूसरा टैग से फिर आ गया। तो हाल ही में मथुरा के जो ठाकुर जी के पोशाक को जो टैग जो है सम्मानित किया गया, जिस टैग से, वो टैग का नाम है भौगोलिक संकेत टैग। मथुरा के ठाकुर जी की जारी पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के तहत यह उत्पाद उसकी पारंपरिक निर्माण शैली और भौगोलिक विशिष्टता के लिए मान्यता प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और पारंपरिक हस्तशिल्प का संरक्षण करना है। वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में शतक किस गेंद पर लगाया था? इन द एशिया कप राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी स्कोर्ड सेंचुरी इन हाउ मैनी बॉल्स? 25 गेंद में, 30 गेंद में, 32 गेंद में, 35 गेंद में? तो उन्होंने 32 गेंद में लगाया था। वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा। यह तेज तर्रार शतक प्रतियोगिता के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित करता है। इस प्रदर्शन से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली और एशिया कप में भारतीय टीम की ताकत बढ़ी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो केवाईसी अपडेट लागू किया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले की सीटों में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन कि 2025 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतक, फास्टेस्ट सेंचुरी बाई एन इंडियन वोमेन किसने बनाया और उस पारी में उसने कितने रन, कितने चौके और कितने छक्के लगाए? तो इसका सही जवाब जो है स्मृति मंधाना जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्मृति मंधाना जी ने 2025 में भारत की पहली महिला टीम के लिए ODI मैच में 50 गेंदों पर शतक बनाया। उन्होंने 125 रन बनाए, उसमें 17 चौके 5 छक्के शामिल थे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन और है एक कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में मुख्य रूप से किस आइसोटोप का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब जो है वो यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है WPL 2026 में नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन थे हरमनप्रीत कौर, सैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा और जेमिना रोड्रिग्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये कि सुमिति नागल ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? तो उन्होंने जो हिस्सा लिया था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया
पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्ले ऑफ में लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपका आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन आ रहते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। जिस प्रकार से हम आपकी मदद कर रहे हैं उसी प्रकार से आप हमारी मदद करें ताकि हम और बच्चों की मदद कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।